हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के टर्म में निकालना है। यानी जो फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का बताना है वो पैकिंग फ्रैक्शन के टर्म में निकालना है। तो हेडिंग करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी in terms of expression for binding energy in terms of packing fraction, in terms of packing fraction, in terms of packing fraction। लिखिए, we know that the binding energy is given by, we know that the binding energy is given by, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? ई बी दिस इज इक्वल टू, ये बड़ा सा ब्रैकेट रहता है, क्या लिखते हैं हम लोग? मास ऑफ प्रोटॉन जेडीएमपी प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एनएमएन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर को। यह आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में हम लोग जेड मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें पूरे फॉर्मूले में केवल प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हमको अगर आपको याद रखें तो पैकिंग इफिशियंसी में हम लोग क्या करते थे? कैपिटल एम लिखते थे, यानी पूरे एटम का मास लाते थे। तो पूरे एटम का मास लाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? जेड एम ई होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जेड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? जेड एम ई से आपका ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग बाई जेड एम ई। ठीक है, तो ईबी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? बाइंडिंग एनर्जी जेड एम पी प्लस एन एम एन, ये लिख गया, प्लस माइनस एम एन ऑलरेडी है मेरे पास। अब आपको करना क्या है? जेड एम ई को जोड़ना है और जेड एम ई को घटाना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। देखो, बताते टाइम आप बिल्कुल लिखा मत करिए, ठीक है, हम लिखने के लिए मौका देंगे। तो जेड एम ई माइनस जेड एम ई, ठीक है, और पूरे में ब्रैकेट लगेगा इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं? जेड वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जेड कहां कहां है? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन प्लस वाले को एक तरफ करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ई बी इज इक्वल्स टू, जेड कॉमन होगा इसमें और इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद प्लस एन एम एन एन एम एन। ठीक है, एन एम एन होगा आपका। फिर इसके बाद ये बच रहा है माइनस न्यूक्लियस का मास, फिर माइनस जेड एम ई, टोटल में क्या आएगा? सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब आप ये बताओ कि अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हैं, अगर न्यूक्लियस आपके पास क्या है आपका? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की मास के बराबर होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर एक प्रोटॉन का मास प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में इसको बस छोटा करने के लिए लिखा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। आप क्या करेंगे? ये बताओ क्या है? हाइड्रोजन के मास के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक तो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम में भी क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है।
न्यूट्रॉन तो होता नहीं है आपका, ठीक है। तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ब्रैकेट में लिख देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो Eb बराबर जेड, ये मास ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस, इसके बाद एक काम और कर लिए होते हम लोग, ये मास ऑफ क्या है आपका, माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं एक साथ साथ, या लिख लेते हैं जेड एम एच प्लस एन यम एन माइनस कॉमन हो जाएगा यम एन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना, ये आपका न्यूक्लियस का मास है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है, सॉरी न्यूट्रॉन का, ये न्यूक्लियस का मास हो गया, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। तो न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, पूरे एटम का मास, नहीं समझ में आया, न्यूक्लियस का मास mn है, और ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, me है, और जेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रॉन का मास, यानी एटम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन जितने हैं उस सब का मास, तो सभी इलेक्ट्रॉन का मास और ये न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस के मास में अगर इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ दें, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन के मास के जोड़ दें, तो एटम का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मास ऑफ एटम हमने दिया है कैपिटल एम, तो यहाँ पे आपका मास ऑफ एटम ये हो जाएगा mn प्लस कैपिटल एन है जेड me, ये हो जाएगा मास ऑफ एटम, ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर इतना प्लस इतना, आगे लिख देंगे मास ऑफ एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा आपके पास जेड एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एन यम एन माइनस कैपिटल यम, क्लियर हो गया सबको, ये आपके पास इतना है। इसके बाद इंटू ऑफ सी स्क्वायर, इंटू ऑफ सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसमें अभी देखो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है यम माइनस ए होता है, यानी अभी ए की कमी है, बताइए यम तो है हमारे पास, अब ए की कमी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इस इक्वेशन में ए को जोड़ेंगे और ए को घटाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे इसके बाद सबट्रैक्टिंग या एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग बाई ए, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, ई बी, और बढ़िया से लिखिएगा अच्छे से, ई बी बराबर जेड एम एच प्लस एन एम एन, स्मॉल एम एन है ये, मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये, माइनस कैपिटल एम मास ऑफ एटम है, प्लस ए माइनस ए, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है, ई बी बराबर, ध्यान समझना, जेड एम एच प्लस एन एम एन, ठीक है। देखो यहां इन दोनों में से ए को माइनस को कॉमन कर रहा है, माइनस को क्या कर रहा है कॉमन, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो यम माइनस ए, ठीक है, फिर माइनस टोटल ए इंटू ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ऑफ सी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये पूरे इक्वेशन में हम लोग ए से डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन में किससे डिवाइड करेंगे, ए से, तभी तो आपको क्या मिलेगा, यम माइनस ए अपॉन ए मिलेगा, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, ये बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की है तो ई बी अपॉन ए कर लें, बहुत ध्यान समझो, ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, तो ए से डिवाइड, ए का मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन है, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलेंगे। बहुत पेशेंस रखिएगा, आराम से समझेंगे तो आपको आ जाएगा।
देखो बाइंडिंग एनर्जी है ये, तुमने किससे डिवाइड किया, न्यूक्लियॉन से, मतलब एटॉमिक नंबर से, सॉरी मास नंबर से डिवाइड किए हो, तो या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बराबर जेड एम कैपिटल एच मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस कैपिटल एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिवाइड करना है ना, तो ये आप क्या लिखेंगे यहां पे, अपॉन कैपिटल ए, यहां भी अपॉन कैपिटल ए, ठीक है, प्लस लगा रहे हैं यहां पर अपॉन कैपिटल ए, यहां भी माइनस एम माइनस ए अपॉन कैपिटल ए माइनस ये 1 हो जाएगा और होल इनटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास क्या आ गया, पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ये क्या होगा आपका, यही एफ हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे सिंस एफ इज इक्वल्स टू एम माइनस ए अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बराबर जेड एम एच अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये कैपिटल ए रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, हाँ प्लस जेड एम एच है आपके पास, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी, जैसा भी जरूरत पड़ेगा हम लोग रख लेंगे ये, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ यहां यह पाएगा आपका, और इसमें आपका -1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास क्या है ये, तो n, अच्छा n को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान समझिए, एक लाइन और हम छोटा करेंगे, n है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, n इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, ठीक है। एक लाइन और इसमें लिखना है, इसके जगह पे n की जगह पर a माइनस जेड लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि a बराबर होता है आपका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, a माइनस जेड, ठीक है। तो उसी की जगह पर रखना है, पहले ही रख देना चाहिए था हमको, लेकिन जगह कम है, तो देखो कैसे रखना है, ये हो जाएगा z, ठीक है, m h अपॉन कैपिटल A, ठीक है, प्लस ये n की जगह पर a माइनस जेड, ठीक है, m n अपॉन कैपिटल A माइनस f माइनस 1 होल सी स्क्वायर, होल सी स्क्वायर, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसको कंप्लीट करिए, पहले इतना कंप्लीट करिए आप लोग, फ्लैश कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, अब फ्लैश नहीं कर रहा होगा, वीडियो पॉज करो, अब हो गया, लिखो, ये कंप्लीट हो गया ना। देखो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप आराम से इसको लिखेगा, आप देखो अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा आप कहेंगे तो मैं इसका फोटो स्टेट भेज दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो तब की बात कर रहा हूं मैंने यहां पर क्या लिखा है, n की जगह क्या लिखा है मैंने, a माइनस जेड। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। बस एक लाइन और जाएगा, देखो क्या करना है, यहां आपके पास क्या है, इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं हम लोग, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर अलग करेंगे तो a से a कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a से a कट जाएगा, क्या आएगा 1 हो जाएगा, 1 का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, z, या इन दोनों में a को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो a को कॉमन अगर करेंगे, नहीं तो जाने देते हैं, z m h अपॉन कैपिटल A, ठीक है,
प्लस, ध्यान से देखिएगा, इस mn का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a से अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल mn होगा, ठीक है, क्योंकि इसको अलग करेंगे, फिर माइनस z mn अपॉन a होगा, फिर माइनस f होगा, माइनस 1 होगा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, इसको और इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, क्योंकि जेड अपॉन ए है, जेड अपॉन ए है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ए, जेड कॉमन तो क्या आएगा, एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन क्या आएगा आपका, कैपिटल ए, फिर इसके बाद प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन -1, फिर माइनस एफ इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए। फिर से वीडियो को आप रोकिएगा और इसको कंप्लीट करिए। चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU कहते हैं। देखो फिर से ये पढ़ने के लिए मौका मिल गया आपको, एटॉमिक मास यूनिट को AMU। आप 12th क्लास में केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए, निकालने के लिए जिस भी यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मीन्स द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड, यानी चाहे आपका न्यूक्लियस के मास को मेजर करना हो, चाहे एटम के मास को मेजर करना हो, तो जिस भी यूनिट में हम लोग इसको यूज करते, मतलब मेजर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, द यूनिट इन विच एटॉमिक और या एंड लिखे, द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास, द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या बोला मैंने, द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड इज नोन एज या इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसको डिनोट किससे करते हैं, AMU से। इट इज डिनोटेड बाई AMU, इट इज डिनोटेड बाई AMU। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, यानी इसको निकाला कैसे जाता है, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे निकाला जाता है। जैसे आपके पास क्या है, कार्बन एटम है 6C12, तो एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट, फिर सुनो मैंने क्या बोला, कार्बन एटम के मास का 1/12 यानी 12वां भाग अगर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 AMU कहते हैं। फिर से समझो क्या बोला मैंने, आपके पास कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम का जितना भी मास होता है
उसका 12वां भाग हमारा क्या कहलाता है, 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है ना, आगे लिख लीजिए, आपने लिखा होगा इट इज डिनोटेड बाय AMU एंड इट इज डिफाइंड एज it is defined as 1/12 of mass of a carbon atom मतलब 6C12 कार्बन एटम 6C12। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 AMU में कितनी वैल्यू होती है उस चीज को हमको जानना है, यानी 1 AMU इक्वल्स टू होता कितना है। ठीक है, तो हमको ये मालूम है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बताइएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है आपका। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, याद रखना, एक लाइन फिर से बोल रहा हूं मैं, यानी कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट यानी 1/12वां भाग जो होता है वही 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे, वी नो दैट एवोगाड्रो नंबर Avogadro number is equals to 6.023 into 10⁻⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इतना होता है जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका +3 होता है। देखो ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर है, तो अब हम क्या करते हैं, इतने अगर एटम का नंबर इतना है तो उसका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझिएगा, इतने एटम अगर कार्बन के हैं तो उस कार्बन एटम का मास जो होगा वो 12 ग्राम के बराबर होगा। मैं लिख रहा हूं आपको, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ 6C12। कार्बन एटम के अगर इतने नंबर हैं तो उसका जो मास होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। यानी 12 ग्राम में इतने एटम होते हैं कार्बन के। ठीक है ना, इसी वजह से मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है इसको। तो फिर से समझो मैंने क्या बोला, 12 ग्राम में, 12 ग्राम किसका, कार्बन एटम का, यानी कार्बन एटम का 12 ग्राम लें तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब बताओ एक एटम का मास कितना होगा, यानी कार्बन, ये इतने एटम का मास, कार्बन के इतने एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास क्या होगा, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12 बराबर क्या लिखोगे, 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। ठीक है, यानी एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, एक कार्बन एटम का मास आ गया। अब बताओ 1 AMU किसके बराबर होता है, एक कार्बन एटम का 12वां भाग। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ 1 AMU बराबर क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम 6C12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 AMU बराबर क्या रखोगे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या लिखेंगे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, इतना, तो क्या आ जाएगा 1/12। ठीक है, इनटू
12/6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 इतना ग्राम। ठीक है, वीडियो को पॉज करें आप और इसको इतना आप कंप्लीट करिए पहले। कंप्लीट हो गया तो आप देखेंगे अगर आप ध्यान से तो 12 से 12 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर भेजें तो 10 पावर -23 होगा। ठीक है, फिर 1 में इतने से डिवाइड करें, 1 में इतने से डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 0.166। क्या आएगा, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका, इज इक्वल्स टू 0.166 इंटू 10 पावर -23 ग्राम होगा। और इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना है, पहले इसको और अरेंज कर लेंगे। तो 1 AMU, हल्के मत लीजिए, ये सब एग्जाम में आता है। तो 1.66 इंटू 10 पावर -24 हो जाएगा। ठीक, इतना ग्राम होगा। और इसी को किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताइए, 1 AMU बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -66 इंटू 10 पावर -27 हो जाएगा किलोग्राम। क्योंकि 1000 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो यही आपका क्या है, ये 1 AMU के इक्वल है। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, इतने किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम रिलेशन बताएंगे AMU और MEV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो 1 AMU में कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। यानी 1 AMU के मास में, जैसे आप पढ़े हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या पढ़े हैं बताइए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास में एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि 1 AMU के मास में कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, हमको ये निकालना है। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी कंप्लीट करिए, रोक लिया करिए वीडियो। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV। रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV, AMU और MEV में रिलेशन। ठीक है, तो लिखेगा, we know that the mass energy equivalence relation, we know that the mass energy equivalence relation, कैपिटल E बराबर पढ़े हम लोग m इंटू सी स्क्वायर, यानी मास के बराबर कितनी एनर्जी होती है। ये फर्स्ट पेपर मैंने प्रूव भी कराया है, मास के बराबर एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अब हम मास कितना ले रहे हैं जरा देखिए, ये एनर्जी की, इसमें एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, तो मास के बराबर कितनी एनर्जी होगी, तो हम मास कितना ले रहे हैं देखो तो जरा। इफ ये मास जो लिया जा रहा है, यम की वैल्यू जो ले रहे हैं हम लोग 1 AMU के इक्वल ले रहे हैं। यानी ये जो मास ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, 1 AMU के। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ले रहे हैं। तो हमने कहा है कि 1 AMU में कितना MEV एनर्जी होगी, हम ये जानना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम होती है। अभी मैंने निकाला था 1 AMU में कितनी, आपका 1 AMU में मास कितना होता है। ठीक है, अब आप इसको यहां रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल E इक्वल्स टू 1.66
6 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू लगभग होती है आपका 2.92 होता है, तो हम यहाँ पे 3 लगभग ले रहे हैं, तो 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल ई इक्वल्स टू, ये वैल्यू एग्जैक्टली आपकी 3 नहीं होती है, 2.92 होती है। ठीक है ना, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर हमको मिलेगी 1. अरे यार 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें हम लोग, 9 नहीं, हाँ 9 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 1.94 लगभग आएगा। ठीक है, ये 27 है और ये 16 है। 27 में से 16 आपका माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -11। ठीक है, लेकिन आपके पास ये वैल्यू बढ़ेगी तो एवरेज हमने रखा है ये 10 पावर माइनस 10 रख रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पावर जाएगा, तो ये 10 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 10 से ज्यादा आने का मतलब वही 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने 1 पॉइंट कर लिया है, ये 10 पावर माइनस 10 आएगा। क्लियर, इतना ये जूल है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ये जूल है। तो 1 जूल में कितना एमईवी होता है, पहले उसको निकाला जाए। तो आप जरा समझिएगा, सिंस 1 MeV यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो पहले 1 है तो 1 लिख दे रहे हैं, मिलियन का मतलब 10 पावर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब बताइए आप जरा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, इतना इसके बाद जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 13, इतना जूल। ठीक है, यानी एक एमईवी के बराबर। अब ध्यान समझना, 1 एमईवी में इतनी जूल एनर्जी होती है, तो 1 जूल में कितनी एनर्जी होगी, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 जूल में कितनी एनर्जी होगी, इसको इधर कर देंगे, यानी इस जूल के जगह पे क्या रखना है, 1 अपॉन इतना रखना रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा, कैपिटल ई बराबर 1.494 इंटू 10 पावर माइनस 10 में डिवाइड कर दे इससे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13, ये हो जाएगा MeV। यानी जो भी आपके पास एनर्जी है अगर जूल में है, उसमें हम डिवाइड करें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 से, तो वो जो जूल है वो किस में बदल जाएगा, MeV, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, और ये आपका वैल्यू जो आएगी आपका 931.25 आएगी। इसको सॉल्व करने पर आएगा 931.25। ठीक है, ये ई की वैल्यू आएगी, इतनी MeV, सॉरी 1 मिनट, वही आपका 1 AMU के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वैल्यू, ये एनर्जी किसकी है, 1 AMU के मास की है ना, इसी वजह से ये मास आपका जो है, ये मास किसके सॉरी ये एनर्जी मास के बराबर है, क्योंकि देखो मास के बराबर ये एनर्जी है, तो यहां पे आपका मास कितना रखे हो तुम, 1 AMU के बराबर रखे हो, ये जो एनर्जी होगी वो मास के बराबर होगी। तो क्या होगा आपका E इक्वल टू, अभी मैंने क्या लिखा था, वैल्यू जो आपका आया था 931.25 MeV, और ये एनर्जी क्या होगी, 1 AMU के बराबर 931, यही हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं 931। ठीक है, 25 हटा देते हैं, लेकिन यहां लिख रहे हैं हम MeV, यानी 1 AMU बराबर कितनी होती है, 931.25 MeV। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो इतने के बराबर होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर एनर्जी के लिए आप ये रख दिए, अरे भाई साहब ये एनर्जी इसी की तो थी, देखिए मास कितना रखे हो, इतना ही रखे हो। ठीक है, तो यही आपका रिलेशन है किसमें, AMU और MeV के बीच में। तो 1 AMU बराबर क्या होता है, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 आपका MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको।
वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग, दिस इज रिलेशन बिटवीन, दिस इज a relation between AMU and MEV, AMU and MEV। नेक्स्ट हेडिंग करते हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल। ये आपका थर्ड पेपर में मैंने बताया था आपको फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। डेफिनेशन वही है, क्योंकि इसमें एक नंबर में डेढ़ नंबर में आया था, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग करते हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहां इसका क्या डेफिनेशन है, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, यानी जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है किसका, आपका इलेक्ट्रॉन का। वहां भी वही था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है एब्सोल्यूट जीरो पर, वही उसकी आपकी फर्मी एनर्जी कहलाती है, और उसका जो लेवल होता है वही फर्मी एनर्जी लेवल होता है। तो यहां क्या आपका है, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी पाई जाएगी, कब, एट एब्सोल्यूट जीरो, शून्य परमताप पर, इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी लेवल। डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल। लिखिए, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by the electron, occupied by the electron at absolute zero, the highest energy level occupied by the electron at absolute zero is called Fermi energy level, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कर्व का मतलब एक ग्राफ होगा। ये किसके बीच में ग्राफ होगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB अपॉन कैपिटल A, मींस द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी EB अपॉन A और कैपिटल A के बीच में हम लोग ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो जो ग्राफ हमको मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाएगा। ठीक है, यानी किसके बीच में ग्राफ हमको करना है, EB, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया पर न्यूक्लियन, यानी इसके बीच में ग्राफ करना है, और कैपिटल A के बीच में ग्राफ करना है। ये कैपिटल A क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। तो अलग अलग न्यूक्लियस के, ठीक है ना, कैपिटल A अलग अलग होगा, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये अलग अलग एटम का EB अपॉन A निकालेंगे हम। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो जब आपका रेगुलर क्लास चलेगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, तो हम उसमें निकाल के बताएंगे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आपका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे पहले, जब ये निकल जाएगा फिर क्या निकालेंगे, आपका EB जो आएगी उसमें कैपिटल A से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आएगा, ठीक है, बहुत सारे एटम का हम निकालेंगे EB अपॉन A, फिर A के बीच में हम ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो यही ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए, अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन is called बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ एटम हमारे पास हैं,
उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हम लिखेंगे, फिर उसका बाइंडिंग मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसका ग्राफ हम लोग करेंगे। तो एक लाइन चेंज करके लिखेगा, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी ऑब्टेन, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग डाटा is shown in figure below, is shown in figure below। अभी हम इसका फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये देखो आपका ये डाटा दिया हुआ है, इस चीज को आप जरा समझें। पहले मैंने क्या किया, आपका 1s2 का बाइंडिंग एनर्जी निकाला, तो बाइंडिंग एनर्जी आपका आया क्या 2.22। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है, लाइव क्लास से चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो 2.23, ठीक है। फिर इसका आप देखेंगे ये आपका ए क्या है 2 है, तो अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.11 हो जाएगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.11, ठीक है। फिर इसके बाद इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे आप EB, तो 28.302 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऐसे ही जितने भी एटम्स हैं, लिथियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, आयरन है, तो आप देखेंगे अगर आप तो आयरन का सबसे ज्यादा आता है। तो आयरन का ये 492.26 आएगा, डिवाइड करने पर देखेंगे तो 8.79 आएगा, जो कि सबसे ज्यादा है। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, ये से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आपका आयरन की सबसे ज्यादा, यानी आयरन के न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को अगर निकालना हो तो सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कितनी होती है 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप लगाएंगे तो आयरन के न्यूक्लियस से आपका चाहे प्रोटॉन चाहे आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका टेबल हो गया। अब इसी टेबल से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें आप और इसको कंप्लीट लिख डालें, ठीक है। इसके बाद हम आपको ग्राफ बताते हैं इसका। ये देखिए आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, तो मैंने ग्राफ किसके बीच में करना था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये देखो EB/A है, मतलब इधर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहेगा, यानी डिफरेंट एटम के बाइंडिंग एनर्जी पहले निकालना है, फिर उसमें न्यूक्लियन से डिवाइड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन MeV में, फिर इसके बाद इधर क्या है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन या आपका मास नंबर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास के शुरू मैंने क्या किया 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 लिखा है ये। इधर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने देखा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप अपना टेबल बनाए होंगे तो उसमें क्या है आपका 1s2 है, तो 1s2 का शायद आपका 1.11 है। देखो पहले मास नंबर कितना है 2 है, 2 क्या होगा बिल्कुल 0 के पास होगा, यहां से यहां तक देखो 30 है, ठीक है 30 है। तो 30 में हम इधर कितना जाएंगे, ए की तरफ कितना जाएंगे 2, तो 2 बिल्कुल आपका यहां पर, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है 1.11 है, देख लीजिए टेबल में 1.11, 1.11 का मतलब 1 से ज्यादा, यहां पर ये पॉइंट मैंने दिया है, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया। फिर इसके बाद क्या है हीलियम होगा, अपने कॉपी में देखेंगे हीलियम का कितना आपका 4 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो 2 आपका यहां है, तो इसके जस्ट बगल में आपका इधर कहीं 4 होगा, और उसके करिस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आपके पास हीलियम का 7 पॉइंट समथिंग होगा, देख लीजिए अपने टेबल में 7 पॉइंट आपके पास होगा, हाँ 7.081, 7.7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा, ये हीलियम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद और आपके पास लिथियम है, तो लिथियम का अगर आप देखेंगे तो लिथियम का क्या होता है 7,
7 का मतलब क्या, उसके थोड़ा सा और इधर जाना है, इधर 7, और इसके करेस्पॉन्डिंग लिथियम की एनर्जी कितनी है 5.38, 5 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन का अगर आप देखेंगे तो 12 होता है, 12 का मतलब और हम इधर जा रहे हैं, तो 12 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी तो जो तुम्हारी है 7.68 है, यही कार्बन है, ये 7 ये लेवल है, तो 12 आपको इधर जाना है, मतलब इधर 12 पॉइंट जाना है, तो आपको क्या करना है, ये आपका 7 से ज्यादा है, चेक कर लीजिएगा तो हाँ 7.68 का मतलब आधे से ज्यादा, 7 और 8 के बीच में आधे से ज्यादा, ये हो गया आपका। ऐसे ही क्लोरीन का, ऐसे ही कैल्शियम का, ऐसे ही आयरन का, आयरन का देखोगे तो सबसे ज्यादा है, आयरन का सबसे ज्यादा है, ठीक है। और आयरन का जो मास नंबर है वो आपके पास है 56, आयरन का 56 यानी 60 के करीब, ये हो गया आपका। इसके बाद बिस्मथ है और ये यूरेनियम है, ठीक है, ये आपका पॉइंट आपने बना लिया। अब इसको हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, जोड़ देना है। तो पहले क्या है आपका ड्यूटेरियम है, फिर इसके बाद मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन यानी यहां से आपको जाना है यहां पर, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप मिलाएंगे। ये आपका स्केल से आप लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां से ले हम लोग यहां पे गए, फिर हीलियम के बाद क्या है आपका लिथियम है, यानी फिर हमको नीचे जाना है, ये देखिए हाइड्रोजन के हीलियम के बाद लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कार्बन, कार्बन का मतलब लिथियम से कार्बन पे जाना है, ये तो यहां से हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से कार्बन पे आ गए। ये याद रहे कार्बन के साइड में इसके नेबरिंग पॉइंट पर और भी एटम्स होंगे जो कि मैंने नहीं लिया हुआ है। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 1s1 हो गया, 1s2 हो गया, 1h1 भी तो होगा, 1s2 भी होगा, 1s3 भी होगा आपका, बहुत सारे, मतलब इस आपके पास क्या है ये हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम हो गया, फिर आपका हीलियम हो गया, तो हीलियम के नेबरिंग में कौन होगा आपका ट्राइट्रियम होगा, मतलब 1s3 होगा आपका, ठीक है। तो बहुत सारे यानी जितने भी एटम होते हैं उसके नेबरिंग पॉइंट्स आपके होते हैं, मतलब नेबरिंग एटम्स होते हैं। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन आता है, फिर इसके आइसोटोप्स भी आएंगे, ठीक है ना। तो 6C12, 6C आपका 13 ऐसे होता है आपका। तो ये आपके पास क्या आएगा, अब ये देखो हम सीधे पहुंच गए यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद आप पहुंचेंगे कैल्शियम पर ऐसे, फिर इसके बाद आयरन पे, आयरन पे, फिर इसके बाद ये ग्राफ जो है फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे सीधे ये आपका यूरेनियम पे, ठीक है। यही हमारा क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये आपके पास इतना, ठीक है। ये फिगर आप पोस्ट करेंगे बहुत अच्छे से और इसको बना लेंगे, और जिसका नहीं बनता है उसको वो हमसे कहेगा तो हम उसको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट कर लीजिए इसको। हो गया ये ग्राफ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ से हमको मिलेगा क्या, हम इस ग्राफ को ड्रॉ क्यों किए हैं इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, ग्राफ के नीचे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी हैव फॉलोइंग कंक्लूजन, वी हैव फॉलोइंग कंक्लूजन, फ्रॉम द ग्राफ वी हैव फॉलोइंग कंक्लूजन। नंबर 1, देखो पहला कंक्लूजन ये है कि जो न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियाई हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। जैसे आपका क्या है हाइड्रोजन मतलब 1s2, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है आपका 1.11 है ये, ठीक है। तो जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले में, पहला आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन
इज वेरी स्मॉल, नंबर 1 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, लाइट मतलब हल्के, फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर लाइट न्यूक्लियाई। नंबर 2 में 2 लाइट न्यूक्लियाई मतलब 2 हल्के न्यूक्लियाई, 2 लाइट न्यूक्लियाई हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी, हैविंग, अगर लाइट न्यूक्लियाई हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, combined to form न्यूक्लियाई ऑफ, मतलब जो 2 हल्के न्यूक्लियाई जब मिल करके एक बड़े न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोला मैंने? 2 लाइट न्यूक्लियाई हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी, मतलब 2 लाइट न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? कम होगी। कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे हमारे पास क्या है 1s2 है, 1s, एग्जाम्पल में लिखेंगे आप 1h2, ये लाइट न्यूक्लियाई है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 1.11 होती है, प्लस क्या बनेगा आपका 1h2, 2 हल्के न्यूक्लियाई है, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? 2He4 मिलेगा, तो ये आपका क्या है? एक हैवी न्यूक्लियाई बन गया। देखो 1H2 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? 1.11 होता है, तो 2 लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियाई को बनाते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो क्या है? 7 पॉइंट समथिंग होती है, 7.08 शायद होता है, ठीक है, जो कि आपका इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। तो आपने कहा क्या? 2 लाइट न्यूक्लियाई हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन combined to form nuclei of large binding energy, combined to form nuclei of large binding energy। एग्जाम्पल में आपका क्या है? ये ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व न्यूक्लियर फिजन को भी बताता है। फिजन मतलब जब 2 हल्के न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियाई को बनाते हैं तो इसी को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजन एक फ्यूजन होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके 2 हल्के न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग? दिस एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नीचे लिख लीजिएगा, इस एग्जांपल के बाद नीचे लिखेगा दिस एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये किसको एक्सप्लेन करता है? न्यूक्लियर फिजन को, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दिस एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन मतलब ब्रेक करना, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये फ्यूजन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 3, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज, यानी EB अपॉन कैपिटल है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज फ्रॉम 20 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज रैपिडली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज रैपिडली फॉर द न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज रैपिडली फॉर द न्यूक्लियाई up to mass number 20,
यानी जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 20 से ज्यादा है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो आपकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी 20 से ज्यादा अगर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो उसकी एटॉमिक नंबर नहीं यार, मास नंबर, जिस एटम का मास नंबर 20 से ज्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, जिस एटम का मास नंबर 20 से ज्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा होती है। इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम देखो 20 होता है तो देखो इतना है। आयरन का सबसे ज्यादा होता है, तो वही कहते हैं कि जिन एटम्स का मास नंबर 20 से ज्यादा होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो आपका इंक्रीज करती है रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए नंबर 4, द पीक्स मतलब जो शीर्ष होता है, द पीक्स इंडिकेट्स दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, द पीक्स इंडिकेट्स दैट न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल, द पीक्स इंडिकेट्स दैट nuclei is more stable than neighboring nuclei। मैंने क्या कहना है जरा समझिए। जैसे आपके पास क्या है, ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम के पास जितने भी मतलब इसका नेबरिंग मतलब ये आयरन नहीं होगा, इसके पास और भी होंगे, क्लोरीन के बाद और Fe के पहले और भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, जिनका जो कि लेस स्टेबल होंगे इस कैल्शियम के कंपैरिजन। तो मैंने क्या कहा कि जो पीक्स मतलब जो आपका एकदम शीर्ष होता है, तो शीर्ष जैसे आपके पास क्या है, ये हीलियम है, तो हीलियम के नेबरिंग जो होंगे जितने भी आपके एटम्स होंगे वो लेस स्टेबल होंगे किसके कंपैरिजन, हीलियम के कंपैरिजन। तो हीलियम का नेबरिंग कौन आएगा बताओ, आपका 1s3 आएगा, 1s2 आएगा, और इसके बाद आपका Li आएगा, लिथियम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, हीलियम के नेबरिंग जो एटम्स होते हैं, मतलब उनकी जो स्टेबिलिटी होती है कम होती है किसके कंपैरिजन, इस हीलियम के कंपैरिजन। तो वही क्या मैंने कहा है कि जो पीक्स आपका बताता है, वो पीक्स क्या बताता है कि जो एटम पीक्स पर होगा उसकी स्टेबिलिटी नेबरिंग एटम से ज्यादा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 5 में लिखेगा, एज मास नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 20, as mass number increases from 20, as mass number increases from 20, the binding energy per nucleon, थोड़ा तेज लिखेगा, binding energy per nucleon increases gradually, लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, and it become maximum for आयरन के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है, and it become maximum for iron। नेक्स्ट में लिखिएगा, आफ्टर द मास नंबर 120, 120 के बाद, यानी इसके बाद, आफ्टर द मास नंबर 120 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो यूरेनियम के लिए सबसे कम हो जाता है, आफ्टर द मास नंबर 120 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज, धीरे धीरे देखो कम होता जाता है, डिक्रीजेज टू द मिनिमम वैल्यू 7.6, किसके लिए, 7.6 फॉर यूरेनियम, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट बिटवीन द मास नंबर 40 to 120, 40 से 40 का मतलब इधर कहीं होगा आपका, ठीक है ना। ये आपका 40 से 120 तक आपका लगभग क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब सीधा होता है आपका। ये इतना जो आपने डिक्रीज
हेलो बच्चों, इसमें आपका वीडियो देखो, लिमिट टाइम लिमिट है आपका 1 आवर का, तो उसमें वीडियो कट गया है आपका। तो जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे थे, मेरे ख्याल में आपका 5 या 6 पॉइंट लिखे थे, उसमें आप अगर जो लिखे हैं मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। शायद 5वां था, एज मास नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 20 से जब मास नंबर बढ़ाते हैं, ये 5वां है। एज मास नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 20, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज ग्रेजुअली एंड इट बिकम मैक्सिमम फॉर आयरन। आयरन के लिए क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने लिखा होगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपने लिखा होगा, आफ्टर द मास नंबर 120 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज टू मिनिमम वैल्यू 7.6 फॉर यूरेनियम। ठीक है, फिर इसके बाद 7 नंबर में आपने लिखा होगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये शायद नहीं लिखे होंगे आप, तो लिख लीजिएगा इसको। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट। ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग फ्लैट होता है। ऑलमोस्ट फ्लैट बिटवीन द मास नंबर 40 to 120, 40 से 120, बिटवीन 40 to 120। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व का हम यूज कहां करते हैं? ठीक है, यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो पहला यूज हम लोग करते हैं एटम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब कौन एटम ज्यादा स्टेबल होगा, कौन एटम कम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख लीजिए नंबर 1 में, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 2 ही आपका यूज पूछता है। नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बताया था मैंने। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब अगर 1s2 + 1s2 मिलता है तो 2He4 बनता है। ठीक है, तो ये आपका, और ऐसे ही 2He4 टूटेगा तो 1s2 में टूटेगा। ठीक है, तो ये आप फ्यूजन और फ्यूजन दोनों को एक्सप्लेन करता है ये। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व किसको एक्सप्लेन करता है? न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो लिख लीजिए नंबर 2 में, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं इसका न्यूमेरिकल जब भी आप ऑफलाइन आएंगे तो मैं आपको उसको कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद हेडिंग बना लीजिएगा आपका न्यूक्लियर स्पिन है, यानी न्यूक्लियस क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिए, एक बार ना समझ में आया दूसरी बार देखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, जहां कंफ्यूजन होती है आप हमको बताएंगे कि सर हमको ये डाउट है, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, और आप देखिएगा 2 वीडियो को मिक्स करके, यानी 1-1 घंटे की क्लास है आपकी, तो कम से कम 3 क्लास में आपका लगभग ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।